हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई अंकित, प्रियंका, अंकित, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। विनय गुड इवनिंग, हर्ष, सोनू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रियांजू। वॉल्यूम स्लो है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही सभी बच्चों को प्रॉपर? ऑडियो और वीडियो दोनों? शशांक ने होमवर्क कर लिया, बहुत अच्छी बात। ऑडियो और वीडियो सभी को प्रॉपर आ रही है? एक बार यस लिख दो सभी बच्चे। बहुत बच्चों ने होमवर्क किया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, उसमें से कुछ क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए होंगे, बट पीवाईक्यूज आई थिंक सबने निपटा दिए होंगे। क्या कहते हो? सभी ने पीवाईक्यूज निपटाए कि नहीं निपटाए? उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन डाला था मैंने, उसको और सोचिएगा। और उन सब क्वेश्चन को एक दिन ये टॉपिक वाइंड अप होगा तो उस दिन ले लूंगा। तो सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, अगर कोई दो सरफेसेस हैं उनका अगर सॉलिड एंगल सेम है तो उससे फ्लक्स सेम होगा। तो कितने बच्चों ने होमवर्क लगभग कर लिया था? पीवाईक्यूज बेसिकली कितने लोगों से पीवाईक्यूज हो गए थे? डन लिख के भेजो जरा। कितने बच्चों को मैंने कुछ पीवाईक्यूज दिए थे, उन्होंने उसको कर लिया था अपने से पढ़ने के बाद? अरे जो लास्ट होमवर्क था, स्लाइड में कुछ होमवर्क भी था, देखा होगा अगर तो। कई बच्चों ने, शशांक ने डन कर लिया था। ओके, बस एक ने किया। लास्ट लेक्चर पे कुछ स्लाइड्स दिया था जिसमें होमवर्क लिखा हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जरूर किया करिए। नहीं मिला था ऐसे कैसे हो सकता है? उस वहीं रखा, आप नोट्स में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। गॉस लॉ के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो गॉस लॉ में हमने ये पढ़ा कि क्या है गॉस लॉ, और गॉस लॉ के हेल्प से हमने फ्लक्स निकाला, सिमेट्री से निकाला, कल सॉलिड एंगल से निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसका एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं। तो याद करो, जो तुम लोगों को मैंने एक बात बताया था कि दिस लॉ बेसिकली टेल्स यू अबाउट फाइंडिंग द टोटल फ्लक्स। ठीक है, दिस लॉ बेसिकली टेल्स यू अबाउट फाइंडिंग द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। याद आ रहा है सभी को? लेकिन साथ में लेफ्ट हैंड साइड में फाई को हम क्या लिखते थे? इंटीग्रल ई डॉट डी एस। थोड़ा याद करो तो आपको ये मिलता था, है ना? तो हम अब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग गॉस लॉ के थ्रू ये करते थे कि फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिखते थे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे। तो कहीं कहीं पर हम क्या करेंगे कि कूलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हैं। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, और याद करो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमने रिंग का निकाला था, और रिंग के हेल्प से डिस्क का निकाला था, रॉड का निकाला था। तो कूलम्स लॉ के हेल्प से हमने किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने क्या कर दिया था?
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। लेकिन यही कहानी हम इस गॉस लॉ के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम हर जगह गॉस लॉ अप्लाई करके इस फ्लक्स में जो ई नेट आ रहा होगा उसको हम कर पाएंगे? उस पर थोड़ा समझते हैं। आप इंटीग्रेशन को देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ई और जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, इनको अगर आप ब्रेक करके लिखते हो, ई इसको आप ब्रेक करके लिखते हो तो ये आएगा ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो, तो अब आप ये देखो कि कहीं पर हमारा अगर थीटा क्या था, ई और डी एस के बीच का एंगल था, तो ये थीटा अगर हमेशा चेंज हो रहा होगा तो क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है? बताओ आप। हर डी एस का थीटा अलग अलग होगा, तो आप लिखोगे ई डी एस कॉस थीटा 1, फिर लिखोगे ई डी एस कॉस थीटा 2, ई डी एस कॉस थीटा 3। तो आप इस तरीके से आपका हर जगह पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल चेंज हो रहा होगा, तो ये सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत टफ होगा। तो हम गॉस लॉ से जो टोटल फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स है, तो फ्लक्स से जो हमें ई नेट मिलेगा उसको हम किसी पर्टिकुलर जगह पे हम गॉस के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कूलम से ज्यादा फायदेमंद होगा। कूलम से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन हम गॉस से भी कुछ जगह पे निकालेंगे। कहां पर निकालेंगे? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम ये बोल सकते हैं, देखिए कि हम इसका बेसिस क्या ले सकते हैं कि हम कहां पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कहां पर यूज कर सकते हैं? आप ये बोल सकते हो कि फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ we can choose a Gaussian surface where E is either perpendicular to ds or E पैरेलल टू ds। अगर ऐसा हो जाए कि हम एक गॉसियन सरफेस, एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम कर पा रहे हैं जिस गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं वो उसके एरिया के या तो परपेंडिकुलर हो या उसके पैरेलल हो, तो ऐसे केसेस में देन आपका ये हेडेक खत्म हो जाएगा, जो ये थीटा चेंज हो रहा था। अब आप क्या लिख सकते हो कि अपना जो ई डॉट डी एस है ये आइदर आपका क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो 0 होगा, ठीक है, व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू डी एस, और अगर ई डॉट डी एस जो है वो ई डी एस हो जाएगा। कब? व्हेन ई इज पैरेलल टू डी एस। तो आपका वो हेडेक खत्म हो गया कि जो इंटीग्रेशन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जहां हर ई और डी एस के बीच का थीटा चेंज हो रहा था, वहां हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये गॉसियन सरफेस हमने एक ऐसा लिया जिससे कि हमारा फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में केवल यही 2 केस आए। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें हम ऐसा गॉसियन सरफेस ले पा रहे हैं जिसमें कि ये 2 कंडीशन हमारी पॉसिबल हो पा रही है, तो हम जानते हैं कि फिर क्या हो जाएगा। अगर ये पहला होगा तो ये 0 हो जाएगा, अपने पास ई डॉट डी एस ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फ्लक्स ही नहीं रहेगा, तो वहां फ्लक्स नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस वाले के लिए 0 बोल सकते हैं। या फिर ये हो जाए तो ये हो जाए तो ई डी एस कॉस थीटा केवल ई डी एस बन जाएगा और वहां से हम डी एस को
क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम उस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल लिख देंगे, तो हमारा ये ई भी आ जाएगा। तो मेरा पर्पस ये समझाने का था कि हम गॉस लॉ को कब प्रेफर करेंगे कूलम्ब्स लॉ के कंपैरिजन में, while calculating the electric field. When we will prefer when our charge distribution is symmetrical, और ऐसे symmetrical charge distribution के लिए हम ऐसा गॉसियन सरफेस ले पाएं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आइदर पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। इसी बेसिस पे हम ये पूरा एप्लीकेशन करेंगे। तो अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं तो आपको और समझ में आएगा कि किन किन सिचुएशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वाया गॉस लॉ। कूलम्ब्स लॉ से तो हम जानते ही हैं, निकाल लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सभी लोग जानते हैं कि सर ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, KQ/R², बिल्कुल पढ़ा है। तो इसको हम गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो गॉस लॉ से देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है और उस चार्ज को ये अपने पास कोई +Q चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से जो फील्ड लाइंस होंगी, यहां से जो फील्ड लाइंस होंगी, कई बार कर चुके हो आप लोग कि ये रेडियली आउटवर्ड होंगी। इस तरीके से ये सब फील्ड लाइंस है, देख रहे हो आप। तो ये आप इस +Q चार्ज में जो फील्ड लाइन है, ये +Q है। तो इस +Q की जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। तो जो ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये सब आपकी फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, पॉजिटिव है। तो हम इसमें एक ऐसा, अब हम चाहते हैं कि हम r डिस्टेंस पे इसकी फील्ड निकालें। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द फील्ड एट एनी r डिस्टेंस। किसी r डिस्टेंस पे हम क्या चाहते हैं, इसकी फील्ड निकालना। तो मान लो हम r डिस्टेंस पे हैं, यहां से किसी r डिस्टेंस पे हैं, और हम इस r डिस्टेंस पे क्या निकालना चाह रहे हैं, फील्ड। तो ये r डिस्टेंस पे हम यहाँ पे कोई P पॉइंट है और यहाँ पे हम ये फील्ड निकालना चाह रहे हैं गॉस लॉ के हेल्प से। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि इस केस में हम पहले एक गॉसियन सरफेस लेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये गॉसियन सरफेस जो हम ले रहे हैं वो ये जो दो हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा ले पा रहे हैं जिससे कि ये दो कंडीशन में से कोई एक अचीव हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा ले पा रहे हैं, 2D गॉसियन सरफेस कहाँ होता है मेरे भाई, पूरा गॉस खत्म होने को है, तुम यार इसी में परेशान हो। 2D गॉसियन सरफेस कैसे होगा? गॉसियन सरफेस एक क्लोज होता है, क्लोज बॉडी होता है, मैंने कई बार समझा दिया। 2D से आप इस चार्ज को इंक्लोज कर पाओगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ है, फिर भी हम गॉस लॉ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो है एफर्ट बच जाएगा, हमारा एफर्ट बच जाएगा। हम गॉस लॉ के हेल्प से इस ऐसे सिनेरियो में कूलम्ब्स लॉ से ज्यादा इजीली जो है क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कूलम्ब्स लॉ से नहीं करोगे, वो आपने किया ही है, ठीक है। तो जहां पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जहां पे ये हम ले पा रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस यहां पे क्या लेंगे बताओ, जिससे कि ये चीज पॉसिबल हो जाए। तो आप हमेशा ये देखना कि हम ऐसा गॉसियन सरफेस लें जो इसके परपेंडिकुलर हो या पैरेलल। तो यहां पे अगर हम स्फेरिकल ले लें तो अपना पर्पस सॉल्व होता हुआ नजर आता है। देखिए अगर हम यहां पे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ले लें इस तरीके से, और जितने रेडियस का आप, जिस रेडियस पे आपको निकालना है उतने रेडियस का आप स्फेयर बना सकते हो। ठीक है, तो आप इतने रेडियस का एक, जहां पे आपको निकालना था उतने रेडियस का आपने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है।
गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में आप एरिया वेक्टर क्या लेते हो? तो आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या ले सकते हो? इसका एरिया वेक्टर आप यहां पे ds लोगे, कहीं पे भी आप ds लोगे तो उन सभी ds पे जो एरिया वेक्टर, ये आपके पास देखो यहां पर एक ds लिया, यहां पे एक ds, आपको पता है कि एरिया वेक्टर भी क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। कहीं पे लीजिए आप, तो हर जगह का ds जो होगा, मैंने कुछ जगह बनाए जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो हर जगह का ds जो होगा उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। मानते हो कि नहीं? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और ये ds वेक्टर भी इधर ही होगा, जिसका यूनिट वेक्टर है ds कैप। इधर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और ds कैप भी इधर ही होगा, एरिया वेक्टर। यहां पे ds कैप ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। तो मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ऐसे हर जगह पे, हर पॉइंट पे होगा कि ds कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल। क्योंकि दोनों क्यों पैरेलल होंगे? हमने गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल लिया है और पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली जाएगी और जो स्फेयर है उसका एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे ये ds, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने देखा कि हर जगह पे, अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds पैरेलल हैं। तो यहां पे जो हम लिखेंगे LHS से क्या लिखेंगे? सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds बाई गॉस लॉ इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। चार्ज इंक्लोज एक ही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर आप देख रहे हो कि E इज पैरेलल टू ds। मानते हो? ds आप कैप लिखो या ds वेक्टर, ये सबको किसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? ds वेक्टर लिख सकते हैं, ds उसका मैग्नीट्यूड है और ds कैप उसका यूनिट वेक्टर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब यहां से दोनों जब रेडियली आउटवर्ड है तो इनका पैरेलल जो है 0 होगा, तो हम इजीली इस इंटीग्रेशन को सीधे सीधे क्या लिख पाएंगे? ई ds लिख सकते हैं इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E यहां पर इस पॉइंट का E हर जगह पे देखिए, जितने r रेडियस का आपने स्फीयर ड्रॉ किया है, आप इस Q से हर जगह पे r ही डिस्टेंस पे हो, हर जगह पे r डिस्टेंस पर हो। तो जब आप हर जगह पे r डिस्टेंस पे हो तो यहां यहां हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उस r डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट है। जब वो उस r डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा अपने पास? E इंटू ई कांस्टेंट है कहां के लिए? फॉर r डिस्टेंस। तो अब बचेगा क्या? सरफेस इंटीग्रल ds। और याद करो, जब मैंने पहले ही दिन बताया था कि सरफेस इंटीग्रल ds को हम क्या बोलते हैं? इस सरफेस इंटीग्रल ds का क्या मतलब है? इट इज सरफेस इंटीग्रल हम किसका करते हैं? गॉसियन सरफेस का। सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्फेयर, इसी का होगा। और ये स्फेयर अपना क्या है? गॉसियन सरफेस है। तो बेसिकली हमारा जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो किसका होता है? गॉसियन सरफेस का। ये ध्यान रहे, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इसका सरफेस इंटीग्रल जो होगा वो हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। मानते हो? इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जाना पहचाना रिजल्ट मिलता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये बात आपने यहां पे प्रूफ कर दी, जो आप कूलम्स लॉ से, कूलम्स फोर्स से प्रूफ किए थे, F अपॉन Q से। आपने ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे की थी? F अपॉन Q से, दो चार्जेस थे, दोनों के बीच में फोर्स लग रहे थे, अपॉन में एक पे फील्ड निकालना था, एक के फील्ड जहां पे फोर्स लग रहा था उससे आप डिवाइड कर दिए तो दूसरे की फील्ड आ गई थी। इसी को हमने आज किससे डिफाइन किया? इसको हमने डिफाइन किया गॉस लॉ के हेल्प से। ये फील्ड यहां पे हमने निकाला। तो आप लोग मेरा पर्पस समझ गए कि जब भी हम गॉसियन सरफेस, ऐसे केस में जहां पे मुझे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो आवर होल पर्पस इज व्हाट? वी विल चूज सच ए गॉसियन सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर पैरेलल मिल जाए, है ना, एरिया वेक्टर के, या परपेंडिकुलर, जिससे कि हम इंटीग्रल सॉल्व कर पाए। अदरवाइज हम ये इंटीग्रल में फंस जाएंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि सर इसको हम अगर क्यूब ले लें तो क्या होगा। अब आप खुद ही सोच सकते हो, इतने समझदार हो, कि अगर आप क्यूब लेते हो, जो उनका डाउट है वो देखिए,
अगर आप लोग क्यूब ले लेते हो, तो कोई अगर आप क्यूब लोगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस आप क्या ले रहे हो, एक क्यूब, तो अगर आप क्यूब ले लोगे तो क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ, क्या आप निकाल पाओगे? खुद सोचो कि आप किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे क्या? अगर आप क्यूब ले लोगे तो कहां फंसोगे? ये अपना प्लस क्यू है। अब मान लो मैं बोलूं आपको कि चलो मुझे यहां पर क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे यहां पे हमें इसकी फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस यार यहां पर आप देखो, पहले तो ये इक्वल डिस्टेंस है ही नहीं, यहां पे आ जाओगे तो यहां से ये डिस्टेंस दूरी बदल जाएगी, यहां पे आ जाओगे ये दूरी बदल जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर ऐसा है, इनके बीच में कोई एंगल होगा θ1। ठीक उसी तरीके से आप यहां पर आ जाओ, यहां पे आ जाओगे तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म होगी, दिख ही रहा है सभी को, ठीक है, तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है, तो ये कुछ θ2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप यहां लेते हो तो यहां पे ये इधर होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा, तो इसमें पैरेलल है ना। यहां पर लिया, मान लो यहां ले लोगे, यहां ले लोगे, यहां ले लोगे, तो सब जगह अलग अलग है, ठीक है। तो cos थीटा, बिल्कुल बहुत सही बोले हैं, cos थीटा वेरी करेगा और साथ में E भी वेरी करेगा। तो हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ वी कैन कैलकुलेट इंटीग्रल E डॉट ds, शायद सभी बच्चे समझ गए। तो इसीलिए यहां पे फॉर पॉइंट चार्ज Gaussian surface as a cube not possible for calculating electric field. ठीक है, तो ये आपका जो डाउट था ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, याद है तुम लोगों को कि हमने कितनी मेहनत की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए डीपीपी आप कब और कैसे सॉल्व करें मोहित? डीपीपी के लिए तो बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि डीपीपी इतना जो है, इतना ज्यादा जो है उसको सेग्रीगेट करके बनाया जा रहा है कि आपको हर 2 दिन में वो निपटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ आ रहा है। जैसे अभी जो डीपीपी गई है वो आप देख रहे हैं कि फ्लक्स कैलकुलेशन थ्रू गॉस लॉ गई है, जो आप पढ़ चुके हैं, तो आपको वो कर लेना चाहिए। अब आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे डीपीपी अलग होगी, उसको आप जब एप्लीकेशन पढ़िएगा तब आप कर लीजिएगा। तो बहुत सिंपल है, डीपीपी आपको कब करनी है, वो तो पूरी तरह से जो टॉपिक आपको लिखा है वो टॉपिक खत्म हो गए, आपने लेक्चर्स रिवाइज कर लिए, लेक्चर के सारे इलिस्ट्रेशन खुद रफ कॉपी में सॉल्व कर लिए, ठीक है, कुछ होमवर्क जो मैं देता हूं स्लाइड में वो कर लिए, आप उस पे जुट जाओ, डीपीपी सॉल्व कर लो। डीपीपी तो साथ साथ में चलना है, 8-8, 10-10 क्वेश्चन होते हैं भाई, आप कब करोगे उसको? सीट इतना बड़ा है, वो कब करोगे? तो डीपीपी तो साथ साथ में, लेक्चर जैसे जैसे चल रहे हैं डीपीपी भी साथ में निपटना चाहिए। जो आपको डाउट आ रहा है उसके सॉल्यूशंस उसमें पोस्ट हो रहे हैं, तो आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा है तो मुझे बता सकते हैं, फिर हम उसको यहां पर ले सकते हैं। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अगर ये अब हमें निकालना है, याद करिए इसके लिए हमने कितनी मेहनत की थी, याद है तुम लोग को? पहले हमने फाइनाइट का लिया था, उसमें एक ई पैरेलल कंपोनेंट लिया था, क्या था फॉर्मूला वो जरूर याद रखना है, के लैम्डा बाई डी, और परपेंडिकुलर के लिए लिया था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, पैरेलल के लिए था के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कितनी मेहनत किया था, फिर हमने अल्फा और बीटा को एडजस्ट किया था, याद आ रहा है, और फिर हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला निकाला था। इसी चीज को अब हम गॉस लॉ से देखो कितनी आसानी से कर लेंगे। आप ये बताइए कि जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस पे मैं कुछ पहले बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो ये लिखा है,
तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज में कौन सा कंपोनेंट बचता था? केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचता था। याद आ रहा है सभी बच्चों को कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज में केवल साइन वाला, साइन अल्फा और साइन बीटा, अल्फा और बीटा 90 हो जाते थे, कॉस वाला 0 हो जाता था। ठीक है, तो आपका यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये आप यहां से समझ पा रहे हो कि मैंने गॉसियन सरफेस सिलेंडर क्यों लिया है, ये समझने वाली बात है। तो यहां पे मैंने क्या किया है कि गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल क्यों लिया है, उसका रीजन दे रहा हूं। यहां से जो फील्ड लाइंस हैं, आप समझ रहे हो कि ये ऐसे जाएंगी परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके पास केवल एक ही कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मानते हो कि नहीं बताओ? तो यहां पर अपनी फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो इस लाइन चार्ज से निकल रही हैं। अब रीजन सभी को पता है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज में केवल एक ही कंपोनेंट होता है, और वो अपना कौन सा कंपोनेंट होता है? परपेंडिकुलर। आई थिंक मुझे ये वाला नहीं दिखाना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, ये वाले की, क्योंकि लाइन चार्ज चलो दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लाइन चार्ज पूरा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही होंगी। अब आप ये बताओ कि मुझे इसमें दिमाग लगा के मैंने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल क्यों लिया? ये लाइन चार्ज है तुम्हारा, और आपने इसको सिलेंडर से कवर कर लिया। अब आपको इंटरेस्टिंग बात क्या मिली? सिलेंडर है, सिलेंडर के 3 सरफेस हैं, 2 ऊपर फ्लैट वाले और एक कर्व वाला। तो पहली बात तो ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां कहां से गुजर रही हैं। ये चीज आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कहां कहां से गुजर पा रही हैं? वो गुजर पा रही हैं केवल कर्व पार्ट को पेनिट्रेट कर रही है, मानते हो? और जो फ्लैट पार्ट है उसके परपेंडिकुलर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा, यहां पे जो अपना एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है फ्लैट पार्ट के लिए, बोलो। और इस फ्लैट पार्ट के लिए हमेशा अवे होता है, इस पार्ट के लिए ऐसा होगा, इस कर्व पार्ट के लिए एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और इस कर्व पार्ट के लिए इसके अवे होगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे? सिलेंडर चूज करने का फायदा ये हुआ कि हमारी सारी वो कंडीशन है वो फुलफिल्ड हो रही है। कौन सी कंडीशन? कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर पाए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर। तो फ्लैट वाले के लिए डीएस कैप ऐसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, तो ये तो इस पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक इसी तरह यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और ये डीएस कैप इधर होगा, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब रहा अपना कर्व पार्ट। तो कर्व पार्ट के लिए अगर आप यहां छोटा सा डीएस लेते हो, तो इस डीएस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डीएस वेक्टर भी इधर है, ये भी पैरेलल है। यहां पे अगर एक डीएस लेते हो तो इसके लिए डीएस कैप इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो शायद आप लोग समझ गए कि नाउ वी हैव फेसेस। कौन कौन से फेस हैं? मान लो इसको मैं नेमिंग कर रहा हूं, ये फर्स्ट है, ठीक है, और कर्व वाला अपना सेकंड है, और ये नीचे वाला फ्लैट जो है थर्ड है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे हमारे पास क्लोज गॉसियन सरफेस है, ढक्कन बंद है सिलेंडर का, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहां के लिए जब गॉस लॉ अप्लाई करोगे, ये अपना गॉसियन सरफेस माना गया है, और क्यों माना गया है उसका रीजन सभी को क्लियर है। तो लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा लिया गया है? सिलिंड्रिकल। फॉर लाइन चार्ज नहीं बोलना चाहिए, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। दिख रहा है? तो इसका फायदा ले रहे हैं हम लोग। फायदा ये होगा कि अब यहां पे गॉस लॉ लगाओगे तो सरफेस इंटीग्रल, और हमें इस लाइन चार्ज से फील्ड कहां पे निकालनी है? फील्ड हमें जहां पे निकालनी होगी उतने रेडियस का हम गॉसियन सरफेस लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये लाइन चार्ज है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, यहां पे हमें मान लो इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो हम उतने रेडियस का, लाइन चार्ज से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतने रेडियस का हम क्या करेंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे, और इसका लेंथ ले लेता हूं L।
ये तो इनफाइनाइट है, तो इसमें से कुछ पोर्शन ये केवल इंक्लोज कर रहा है। मान लो इसका लेंथ ले लिया L, तो L अपना क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और R क्या है, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो चलो बताओ अब मुझे, अप्लाई करते हैं। तो बाय गॉस लॉ क्या लिखें, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। बोलो, अब समझिएगा। अब यहां पे जो ये सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो, पूरे सिलेंडर का सरफेस इंटीग्रल करोगे। कितने सरफेस है इसके पास, 3, 2 फ्लैट हैं और एक कर्व है। तो इसको मैं स्प्लिट करके लिखूं तो आप क्या लिख सकते हो, बोलो। इसको आप स्प्लिट करके लिखो तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इट इज इंटीग्रल, ये तो सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि पूरे सिलेंडर के क्लोज सरफेस का इंटीग्रल। तो वो इंटीग्रल जो होगा वो 3 सरफेस का करेंगे, एक कर्व का, 2 फ्लैट का। तो इसको मैं अब पार्ट पार्ट में लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, E डॉट ds ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस E डॉट ds। अब यहां क्लोज गायब हो जाएगा, ये समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम इस क्लोज को अब 3 में डिवाइड करके लिख रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा अपना पास E डॉट ds ऑफ सेकेंड प्लस E डॉट ds ऑफ थर्ड इक्वल टू, कितना चार्ज इंक्लोज है वो देखो, ये तो अब आपको लिखना आता है। लैम्डा अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, अगर हम बोल रहे हैं कि लैम्डा जो है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा दिया होगा आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, या मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये गॉसियन सरफेस कितने लेंथ का है, L लेंथ का। तो इसने लाइन चार्ज का कितने लेंथ का चार्ज इंक्लोज किया होगा, L लेंथ का। तो उसमें चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शायद सभी बच्चे समझ गए कि क्यू इंक्लोज क्या होगा, इट इज लैम्डा इंटू एल। ये सभी को क्लियर है। तो अब इसको जब आप करोगे तो ये फर्स्ट वाले का 0 होगा। इसका रीजन सभी बच्चों को पता है कि E और ds क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें ये 0 हो गया। इसका क्या होगा, E डॉट ds। तो सेकंड के लिए E डॉट ds क्या बनेगा, मैं यहां पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तब लिख देता हूं। तो आप देखो यहां पे ये E डॉट ds ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू E डॉट ds ऑफ थर्ड इक्वल टू 0। रीजन क्या है, E इज परपेंडिकुलर टू ds। दिख रहा है सभी बच्चों को। अब जो सेकंड है उसके लिए जो E डॉट ds होगा वो आप क्या लिख सकते हो, E ds लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। सेकंड के लिए क्यों, क्योंकि E इज पैरेलल टू ds। देखो E सब जगह पे रेडियली आउटवर्ड होगा ना, ये आपके पास है और ये आपका सिलेंडर है। आपने एक लाइन चार्ज को एक सिलेंडर से क्या किया है, कवर किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर जाएंगी तो कर्व सरफेस को परपेंडिकुलरली या रेडियली ही जाएंगी, रेडियली पेनिट्रेट करके। और एरिया वेक्टर भी कर्व सरफेस का क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, हमारे पास बचा सेकंड का, और सेकंड के लिए बचा तो हम यहां से लिख पा रहे हैं कि हमारे पास आएगा सेकंड के लिए E बाहर हो जाएगा और ये ds इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ds क्या होगा, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यही तो ds होगा। सारे ds जोड़ोगे, कर्व सरफेस का पूरा ds जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो वो कितना होगा, 2 पाई RL। मानते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से L और L कैंसिल होता है, तो फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज अपना जाना पहचाना फॉर्मूला मिलता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये अपनी पहले से की हुई
की हुई एक्सप्रेशन है, आपका जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, बट इसको हमने गॉस से प्रूव किया। ये दोनों चीज मैंने क्यों कर दिया? जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, सारे तो नहीं, बट अभी जो पॉइंट चार्ज और इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये आपके बोर्ड में प्रूफ करने के लिए भी आता है कि प्रूफ करो, गॉस लॉ से प्रूफ करो। ठीक है, उस वाले से करोगे तो कुछ नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको ये गॉस लॉ से करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चीजें बता दे रहा हूं। तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मैं बोल दूंगा, वो लिख सकते हैं कि कौन कौन सा डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उन स्कूल के कोर्स में। ठीक है, तो स्कूल वाला चीज आपको बहुत इजी लगेगा, स्कूल की सारी चीजें बहुत इजी लगेगी, तो उसका आप लोड मत लीजिए, बस साथ में पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो भाई? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे? कहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप? ये फर्स्ट, ये तीनों को अलग कर दिया है मैंने, 2 फ्लैट और एक कर्व। तो जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को, तो यहां पे आपके पास ये फर्स्ट ऊपर फ्लैट वाले के लिए 0 हो गया और सेकंड के लिए यही तो हुआ। क्या दिक्कत है इसमें? हमें ऐसे पता चलेगा कि सिलेंडर ही होगा। उसका रीजन ये है, मैंने अभी वही चीज समझाया, ये लाइंस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर आइडिया होगा तो आपको गेस हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट है भाई? ई डॉट डीएस है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको ई डीएस लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि ई और डीएस पैरेलल हैं, इसीलिए लिख दिया गया है भाई। कहीं तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर यहां का ई डीएस और ये ई डीएस 2 बन जाएगा, ये तो गलती तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि यहां पर जब आप डीएस को इंटीग्रेट करोगे तो आधा थोड़े करते हो, पूरा कर्व सरफेस एरिया, तभी तो आपने 2 पाई आर लिखा है, तभी तो आपने क्या किया है, 2 पाई आर एल लिखा है। ठीक है, पाई आर एल थोड़े लिखा है, आधा कर्व सरफेस का एरिया कहां लिखा है, आपने 2 पाई आर एल लिखा है। ये सरफेस इंटीग्रल का मतलब ही होता है कि सरफेस इंटीग्रल इन ए क्लोज कर्व। नहीं, हाँ एक, अब ये देखो, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने कि सर ये बताइए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है क्या ये कवर पार्ट का है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया, अच्छा बात है, पूछ लिया। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, और यहीं से आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको ये जो आपने लाइन चार्ज लिया, तो एक बच्चे ने अपना एक बहुत जेन्युइन डाउट पूछा है कि यहां पे ये गॉसियन सरफेस बनाया, तो आपने यहां पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो ये निकाला आपने, वो आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसने पूछा कि सर ये जो चार्ज केवल यहां पे कवर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद करो, जब मैं आपको फ्लैट का मतलब भाई सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट, तो मैंने आप लोग को यह बताया था कि 2 चीजें बताई थी इसमें, शायद भूल गए आप, तभी आप पूछ रहे हो ये डाउट, लेकिन ठीक है पूछ लिया, अच्छा किया। मैंने कहा था कि क्यू इंक्लोज में वही चार्ज लेने हैं जो विद इन द गॉसियन सरफेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ई नेट होता है, दैट इज नेट फील्ड, मतलब फॉर ऑल द चार्जेस इन द स्पेस ई नेट होता है। मतलब ये जो ई आएगा वो किसके वजह से आता था, याद करिए, मैंने बताया था कि कुछ बाहर में चार्ज हैं, कुछ अंदर में चार्ज हैं गॉसियन सरफेस के, तो जो ई होगा वो ई नेट होगा, मतलब बाहर और अंदर सबके वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये केवल अंदर वाले चार्ज की वजह से नहीं आई है भाई, ये पूरे इस लाइन चार्ज की नेट फील्ड है, नेट फील्ड ऑफ लाइन चार्ज, ये नेट फील्ड ऑफ लाइन चार्ज है, समझ गए? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ई नेट होता है, इसमें ई जो होता है वो ई नेट होता है। सभी को क्लियर है? चलिए, तो आपने अभी, अच्छा ये बताइए, इसी में मैं एक डाउट पूछ रहा हूं
कि आप मुझे ये बताइए कि मैं बोलूं कि आपको मैं एक फाइनाइट लाइन चार्ज देता हूं, मैं आपको एक फाइनाइट लाइन चार्ज देता हूं, ये ले लीजिए फाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। ठीक है, एक फाइनाइट लाइन चार्ज ले लिया आपने। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको मैंने क्या किया है, चार्ज दे दिया है, और ये इसका परपेंडिकुलर है ऐसे मान लो, ठीक है। ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, इसको मैंने क्या किया है, इसको कुछ चार्ज दे दिया है, ऐसे चार्ज कर दिया है इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, और ये फाइनाइट लाइन चार्ज है। तो इसको हम गॉस लॉ से निकाल पाएंगे या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि गॉस लॉ एप्लीकेबल है, बट क्या हम उससे निकाल पाएंगे, वो हमारे लिए इजी होगा? बोलिए जल्दी। नहीं कर सकते, रीजन क्या है? क्या हम इसको गॉस लॉ से निकाल पाएंगे इसी तरीके से? बहुत बढ़िया भैया, ठीक है, एक बच्चे ने बोला है, शशांक ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि क्या इसको सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना के निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? उसका रीजन ये है कि तुम लोग को मैंने बताया था कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो एक ही कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखो तो इसका एक ई पैरेलल कंपोनेंट भी होता है और इसका एक ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होता है। तो नेट फील्ड आपकी ऐसी होगी, मानते हो कि नहीं? ये ई नेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी? इसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी? इसकी फील्ड लाइंस ऐसी होगी, इस तरीके से यहां से निकालोगे फील्ड लाइंस को, ऐसे निकालोगे, ये फील्ड लाइंस है, जिससे कि यहां पर जो टेंजेंट आए, दिस टेंजेंट विल गिव यू नेट फील्ड। याद आ रहा होगा सभी को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और उसी पे ये टेंजेंट आपका नेट फील्ड है, इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे हो, इस तरफ ऐसे हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? अब इसमें अगर आप कोई गॉसियन सरफेस बनाते हो सिलेंड्रिकल, अगर आप इसमें कोई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हो तो आपको परेशानी ये होने वाली है, देखिए ठीक है, अगर आप इसमें कोई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हो तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए ऐसा बनाओगे, ये बनाओगे ना? क्या देख रहे हो आप कि हर जगह पे यहां का एरिया वेक्टर, यहां पे चलो एरिया वेक्टर, एक पॉइंट केवल तुम्हें मिलेगा जहां पे एरिया वेक्टर और ई जो है क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर इधर। बाकी सभी जगह पे आप क्या देख रहे हो कि इसका जो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, इस तरफ होगा, तो इसमें एंगल आ जाएगा, समझ गए? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ई डॉट डीएस में यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि जो ये ई डीएस कॉस थीटा है, उसमें ये जो थीटा है वेरी कर रहा होगा, ठीक है। इसीलिए हम प्रेफर नहीं करेंगे फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए गॉस लॉ। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं है, बट इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेसी। हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, यहां पे वी डोंट फॉलो गॉस लॉ फॉर कैलकुलेटिंग। सो
वी डोंट प्रेफर। तो अब आप लोगों को शायद आइडिया लग गया होगा। टू कैलकुलेट E ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज, मानते हो कि नहीं? फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इसीलिए हम प्रेफर नहीं करेंगे। आई थिंक अब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। एक बड़ा सा लाइन चार्ज के जगह पे मैंने क्या किया, एक बड़ा सा सिलेंडर लेके आ गए और उसमें हमने क्या किया, चार्ज डाल दिया। इतना तो तुम लोग अभी कंडक्टर की प्रॉपर्टी में इतना तो आप लोग समझ ही चुके हो कि कंडक्टर में कई बार बोल चुका हूं कि जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहां पे आ जाता है, कहां पे आ जाता है, सरफेस पे। और सरफेस पे वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे कि वो सरफेस इक्वी पोटेंशियल बनता है। तो हम पोटेंशियल में इस बात को समझेंगे, लेकिन इतना जान चुके हो कि हमारा जो चार्ज है वो कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे। ठीक है, वो अपने पास सरफेस पे आ जाएगा। तो देखो चार्जेस कहां पर हैं, केवल सरफेस पे। क्यों है, क्योंकि ये कैसा है, कंडक्टिंग है। अब इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हॉलो है कि सॉलिड है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन में हॉलो भी दे या सॉलिड भी दे और कंडक्टिंग लिखा हो तो आइदर इट विल बी हॉलो और सॉलिड। इफ इट इज कंडक्टिंग देन द चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये आप जानते हो। तो चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, इसमें आप परेशान मत होइएगा, बस देख लीजिएगा ये लिखा है कि नहीं। तो कंडक्टिंग सिलेंडर लिखा है मतलब चार्ज हमेशा कहां पे रिसाइड करेंगे, ऑलवेज सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब उसमें आप हॉलो हो चाहे सॉलिड हो उससे मैटर नहीं करता। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फील्ड निकालना है। आपको पता है कि कोई सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड निकालना है। भाई उसका फील्ड होगा, और फिर मैं बता दूं वो फील्ड नेट होगा, पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से होगा। अब यहां पे भी कहानी वही है कि यहां पे एक वर्ड लिखा है लॉन्ग, यहां पे लॉन्ग लिखा है। लॉन्ग लिखने का बड़ा मीनिंग है, नहीं तो हम गॉस लॉ नहीं लगा पाते। जस्ट लाइक अभी मैंने तुम्हें समझाया कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर थी, उसका पैरेलल कंपोनेंट नहीं था। इसी तरीके से अगर ये इनफाइनाइट वेरी लॉन्ग है तो वेरी लॉन्ग है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलरली निकलेंगी। समझ गए? तो अब लॉन्ग का और क्या मतलब है फिजिक्स में, इनफाइनाइट का मतलब क्या, इसका कोई और छोर नहीं है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ऐसा नहीं है। मैंने बताया हुआ है कि इनफाइनाइट का मतलब यह है कि ये जो अगर लेंथ होगा, ठीक है, और यहां पे मान लो इसका ये रेडियस है, तुम यहीं पे इसकी फील्ड निकालना चाहते हो या कहीं यहां पे, तो जिस डिस्टेंस पे आप फील्ड निकालना चाहते हो उसके कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत बड़ा होगा। ये बता चुका हूं। जैसे ये 5 मीटर का है और आप इसके बाहर कहीं पे जो है, बाहर पे कहीं पर क्या कर रहे हो, फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो वो mm में होगा। 0.3 mm है मान लो, तो दिस 0.3 mm इज जस्ट लाइक इन सॉरी दिस 5 और 10 मीटर इज जस्ट लाइक इनफाइनाइट लेंथ इन कंपैरिजन टू 0.2 mm। ये इसका मतलब है पहली बात। तो अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें इसका क्या करना है, फील्ड निकालना है। तो हम दो जगह निकालेंगे फील्ड। एक हम लेंगे कंडीशन R inside, small r is less than r, that is inside the cylinder, inside the cylinder। तो inside the cylinder हम लेंगे और हमें पता है कि जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी, मैं यहां लिख दूं तो बेटर रहेगा, since cylinder is very long, since cylinder is very long, है ना, so its field lines is perpendicular
the cylinder. So we choose सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. इसका रीजन सबको क्लियर है. अभी जैसे इनफाइनाइट वाला किया था, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि क्यों हम सिलेंड्रिकल ले रहे हैं. वेरी लॉन्ग के लिए कर पाएंगे, ये आप जानते हो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. उसका रीजन अभी बताया. तो बस ले लीजिए. यहां पर हम आर डिस्टेंस पे गए, तो यहां पे हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे, देखो ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल, इसी के एक्सिस कॉमन होगी और इसी के एक्सिस के सेम एक्सिस वाला एक छोटा सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं इनसाइड. और यहां पर हमें मान लो ये स्मॉल आर है, यहां पे पी पॉइंट है, हमें क्या निकालना है, फील्ड. तो यहां तुम लोग बताओ यार कि क्या होगा. एलएचएस की बात छोड़ दो, अभी आप आरएचएस पे आ जाओ. आरएचएस में क्या होता था, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यार यहां पे सिलेंडर तो बाहर में चार्ज पड़े हैं, यहां पे क्यू इंक्लोज कहां है. इस गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज इंक्लोज हो रहा है क्या, बताओ. अरे जल्दी बोलो. इस गॉसियन सरफेस से कोई चार्ज इंक्लोज हो रहा है, नहीं. तो आप क्या बोल सकते हो कि जो अपना सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस है, पहले तो ये देखिए इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट. तो हेयर इनसाइड के लिए, मतलब आर लेस देन आर के लिए क्यू इंक्लोज 0 है ना. गॉसियन सरफेस से कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्ज तो सरफेस पे रिसाइड कर रहा होगा. तो यहां पर ये 0 हो गया. और इस इनइक्वलिटी को होल्ड करने के लिए एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, फील्ड को 0 होना पड़ेगा. तो ई इनसाइड आपको क्या मिला, किसी कंडक्टिंग सिलेंडर के, वेरी लॉन्ग सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या हो गया, 0 हो गया. क्लियर है सभी को. अब इसी तरीके से हम बाहर आएंगे. तो बाहर के लिए आप गॉसियन सरफेस कैसा बनाओगे. नेक्स्ट केस है अपना आर ग्रेटर देन आर के लिए, वो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लें तो बेटर रहेगा. यहां मैंने काफी कुछ लिख दिया हुआ है, ठीक है. तो यहां हमने काफी कुछ लिख दिया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं. तो फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए देखो, दैट इज आउटसाइड. तो आउटसाइड के लिए अपना ये सिलेंडर था, और ये इसकी एक्सिस थी, देखो है ना. अब आप चाहते हो कि मैं इस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, कहां पर, आर डिस्टेंस पे. तो हम एक ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे. देखो तो एक ऐसा ही सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो. ये ठीक है, ये आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया. समझ गए होगे. तो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, नहीं बोर्ड में भाई ये सब अब रोज रोज बोर्ड की चीजें मत पूछिए. आपके पास सिलेबस है,
थोड़ा कुछ तो आप करिए। आपके पास बोर्ड का बुक है, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं। जहां आपको पता है कि स्कूल में या बोर्ड की बुक में वो डेरिवेशन है, आप सिलेबस देख सकते हैं सीबीएसई आईसीएसई का, जो जो डेरिवेशन है बस वही वही करिएगा, ठीक है। रोज रोज ये मत पूछिए कि कौन सा बोर्ड में है, कौन सी बुक पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, तब तो क्लास ही निकल जाएगी यार, फिर पढ़ाऊंगा मैं क्या, ठीक है। इतना तो आप खुद भी अब कर सकते हैं कि बोर्ड में क्या है आप सिलेबस देख के मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको जो लेना है यहां से, कि कोई बोर्ड पढ़ना चाहता है तो केवल बोर्ड की चीजों को पढ़ के छोड़ दो, कोई अगर जेई मेंस तक चाहता है तो केवल जेई मेंस कर लो, कोई आईटी एडवांस तक जाना चाहता है तो आईटी एडवांस तक, सब कुछ है। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी दूरी जाना चाहते हो। मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप अपना डोमेन डिसाइड करके अपना काम करो। ऑब्वियसली कोई भी बोर्ड पढ़ने के लिए यहां पर नहीं आया है, सभी बच्चे चाहते हैं कि जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर हो। तो आप लोग अभी से इस पे मत ध्यान दीजिए, पढ़िए दम लगा के। यहां पर अब आपके पास जो चार्जेस हैं, जितना हो सकता है देखिए, मैं उतना बहुत बेसिक से बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कहीं कोई हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि लोग, ठीक है। तो देखो ये चार्ज था अपना, है ना, सरफेस पे। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे आउटसाइड चाहिए, तो आउटसाइड के लिए आपने जो गॉसियन, कितनी डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालनी है आउटसाइड पे, तो आपको फील्ड निकालनी है, आपने बोला कि सर आर डिस्टेंस पे, तो आपने कितने का सिलेंडर बनाया, आर का, ये बनाया आपने, यहां पे आपको फील्ड चाहिए, ठीक है। तो आर का आपने, आर रेडियस का सिलेंडर बनाया, ये इसका अपना रेडियस था आर, मानते हो। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या करना है कि हमें यहां पर फील्ड निकालनी है। तो फील्ड की जो वैल्यू होगी, अब यहां पे अब लॉजिक तो बार बार एक्सप्लेन समझ ही गए होंगे सभी बच्चे कि यहां पर एरिया वेक्टर इधर होगा और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही होगी। बोलो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। फिर यहां पे डीएस इधर करोगे तो ये डीएस भी इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। और इसके लिए आपको पता है क्या होगा, फ्लैट पार्ट के लिए एरिया वेक्टर इधर है, फ्लैट पार्ट के लिए एरिया वेक्टर आपका इधर है ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा होगा सभी को। इसके लिए अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए बोल सकते हैं कि हमारे पास जो काम का है वो कौन सा है, कर्व सरफेस। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं वो बार बार पार्ट करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हमारे पास क्या आएगा, फॉर कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर E इज पैरेलल टू ds। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, E ये ds हो जाएगा इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, यही तो लिखोगे। अब यहां पर आप फिर देखिएगा कि वहां लाइन चार्ज था, मतलब आवर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन वाई एक्सिस, बट यहां पे क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर में चार्ज हमारा वाई एक्सिस पे तो नहीं होगा ना, वो तो पूरे एरिया में होगा। तो हम यहां पे लैम्डा नहीं लेंगे, ठीक है, हम लैम्डा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, सिग्मा। हम यहां पे क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। तो सिग्मा इज आवर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये समझ गए सभी बच्चे कि सिग्मा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि चार्ज किसी लाइन के अलोंग नहीं है, पूरे सिलेंडर के सरफेस पे है, तो इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर E इंटू ds, ds होगा ये किसका, फॉर कर्व पार्ट, इसी का तो सरफेस इंटीग्रल करोगे, बाकी फ्लैट पार्ट का तो जीरो होगा। कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर, मानते हो। तो चलो बताओ, आपका जो गॉसियन सरफेस है यही गॉसियन सरफेस है, तो ये गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का है, r रेडियस का है। तो इसका जब पूरा कर्व पार्ट का आप सरफेस इंटीग्रल करोगे, और इसकी लेंथ भी लिख लेते हैं, इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ ले लेते हैं l।
तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRL, मानते हो कि नहीं, E इंटू 2πRL, बोलो ये हो जाएगा। अब Q इंक्लोज क्या लिखोगे, जल्दी बताइएगा। हाँ, ये मैं तुम लोग से जानना चाहूंगा कि थोड़ा दिमाग लेके बताओ कि Q इंक्लोज क्या लिखोगे। सिग्मा तुम्हें दिया हुआ है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो कितने एरिया का ये गॉसियन सरफेस चार्ज इंक्लोज करके बैठा हुआ है, जल्दी बताओ। सिग्मा इंटू एरिया, ये बात तो आपने सही लिखी, बट वो एरिया की वैल्यू भी लिखो, देखें जरा क्या लिखते हो। बहुत बढ़िया भाई, शशांक ने सही दिया है, क्योंकि यहां बच्चे गलत कर देते हैं। 2πr में कौन सा r लेना है, ये स्मॉल r लेना है कि कैपिटल R लेना है? तो भाई मेरे ये बताओ कि गॉसियन सरफेस तो का रेडियस है r, यहां के बाहर, यहां तो खाली है, यहां कोई चार्ज थोड़े ना है, यहां भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो केवल कितनी रेडियस तक है, स्मॉल r तक। तो ये आप देख रहे हो कि केवल इतना दिख रहा है सभी बच्चों को, जो सिलेंडर का जो L लेंथ है और R रेडियस का चार्ज इस पूरे गॉसियन सरफेस ने इंक्लोज कर लिया है, समझ गए। तो यहां हम लिखेंगे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू कितना एरिया, 2π कैपिटल RL। ये बात समझ में आना चाहिए, ये बात यहां 2π कैपिटल R क्यों है, ये बात समझ में आ गए, क्योंकि जब आप R के आगे जाओगे तो वहां से सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो वहां कोई चार्ज नहीं रहेगा, वहां हवा है। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, ये L और L कैंसिल होता है, 2π कैंसिल होता है, और यहां से तुम्हें E मिलता है, और कितना मिलता है, सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड रिमेंबर दिस। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये सब बोर्ड में नहीं आएगा कभी, बट IIT एडवांस पूछेगा, इसके रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी आगे हमें, और जेई मेंस में भी कई बार इसका ग्राफ डायरेक्टली पूछ दिया गया है, जो अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो सिग्मा R अपॉन सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ये जो हो जाएगा, हाँ एप्सिलॉन नॉट मिसिंग है बिल्कुल, सिग्मा ये तो Q लिखा था मैंने अभी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज फॉर आउटसाइड। तो आपने दोनों का फंक्शन देखा। आउटसाइड में आपको क्या दिखता है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और इनसाइड क्या है, जीरो है। तो फटाफट लगे हाथ हम इसका ग्राफ भी बना लें, ठीक है। और ये जेई मेंस में जब आप PYQs में कहीं देखोगे तो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वेरी लॉन्ग सिलेंडर है ना, एज ए रेडियल डिस्टेंस क्या आएगा, देखो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस r का ग्राफ है। तो ग्राफ कैसा बनेगा आप लोग समझ सकते हो कि इनसाइड मतलब जीरो से, एक्सिस से लेके और कैपिटल R तक। सर क्यू मिसिंग क्यों करा, अरे क्यू कहां दिया है मैंने, क्यू नहीं दिया है भाई, क्यू को हमने लिखा है, देखिए फिर से देख लीजिए, ये जो आप क्यू इंक्लोज बोल रहे हो ना, ये तो लिखा है मैंने, कितना लिखा है, इसी को तो लिखा है, सिग्मा इंटू जितने एरिया में ये चार्ज है, इस सिलेंडर में केवल कितने एरिया में है, इतने एरिया में है। देखिए ये इतने एरिया में चार्ज है ना भाई, केवल इतने एरिया में चार्ज है। ये L लेंथ का सिलेंडर है, रेडियस इसका R है, तो इतने में कितना चार्ज है, इसी Q को तो लिखा जा रहा है, सिग्मा इंटू 2π कैपिटल RL, यही चीज तो लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा इनसाइड तो जीरो लेके चलोगे, इनसाइड तो जीरो लेके चलोगे, और जब आप सरफेस पे आ जाओगे R इक्वल टू कैपिटल R पे, तो ये फंक्शन जो है यहां पहुंच जाएगा। ये ग्राफ नहीं है, ये डॉटेड लाइन है, इसको ग्राफ मत समझ लेना भाई कि सर ऐसे पैरेलल क्यों हो गया, ये ऐसा है,
ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको पता है, ई सरफेस कितना हो जाएगा बताओ, ई सरफेस पे कितना हो जाएगा, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे सरफेस पे, तो क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ड्रॉ कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बनेगा फॉर ए सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा फॉर ए सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी, मैंने बता दिया आपको कंडक्टिंग होना चाहिए। तो ये इसका ग्राफ होगा और इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। ये सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए। अब इसी में कहानी है कि मान लीजिए अब कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है। अगर ये कंडक्टिंग नहीं है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब एक ऐसा लंबा सा जो एक सिलेंडर है, इसमें आपने चार्ज दे दिया, बट नॉन कंडक्टिंग होने के वजह से ये चार्ज सरफेस पे रिसाइड नहीं कर रहा है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, एक बार में समझ में आ जाता है। चलिए भाई, थैंक यू शशांक, अगर मैं आपका कोई हेल्प कर पा रहा हूं पढ़ाकर। तो यहां पर आपके पास जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें आपके पास चार्ज जो है, जो तुमने दिया वो जहां दिया वैसे ही रह गए, लेकिन दोनों में अंतर है, यूनिफॉर्मली है, ये बात भी समझना है। यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब अंदर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे वॉल्यूम में, तो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। आर ग्रेटर देन आर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, आर ग्रेटर देन आर की वैल्यू सेम रहेगी, नहीं सेम नहीं रहेगी, जैसे जैसे आपने ग्राफ तो बनाया अभी, सेम क्यों रहेगी, देखो ये ग्राफ तो बनाया दिख रहा है ना, जैसे जैसे आर चेंज होगा, आप बाहर आर जैसे जैसे दूर जाने लगोगे, ये सरफेस से आप जब दूर जाने लगोगे तो फील्ड घटती जाएगी ना, सेम क्यों रहेगी, अंदर जीरो रहेगा, ठीक है। चलिए लिखने के लिए देखो यार, तुम लोग जो है ना ऋषभ 1 ईयर के बच्चे हो, तो समझने पे मैं ज्यादा जोर देता हूं, लिखना मैंने बोला हुआ है कि जब आपको मिलता है, आपको ये नोट्स मिलता है, तो आप उस नोट्स से अगर आप नहीं भी लिखोगे होते, आपके पास परमानेंट पड़ा रहेगा नोट्स, आप उसको रफ कॉपी पे लेके उसको फिर से अपने से कर लो, जिससे वो पक्का हो जाए, ठीक है। और नोट्स आपका ये स्लाइड के फॉर्म में आप रहने दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप जब लेक्चर रिवाइज कर रहे होगे तो साथ साथ में नोट्स कर लो, क्योंकि आप पूरा नोट कर नहीं पाते होगे। जैसे मैं स्लाइड के क्वेश्चन लेता हूं बड़े बड़े, उसको तो आप नोट नहीं करते हो, तो आपको स्लाइड में जाना ही पड़ता है, मानते हो कि नहीं। तो बेटर ये है कि आप मेरे साथ रफ पे चीजों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा मैटर करता है। ग्राफ क्यों नहीं समझ में आया यार, इतना इजी ग्राफ कैसे नहीं समझ में आया। सेंटर से सरफेस तक गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भाई, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी ना। और फिर आप सरफेस पे आ गए तो कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके बाद इनवर्सली रिलेशन है, तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये बताओ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी है। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कि नहीं, एक्स वाई इक्वल टू सी, वही ग्राफ बना है बाहर के लिए। आपको तो ग्राफ समझ में आ ही जाएगा, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लोग, कोई मेडिकल की तैयारी थोड़ी कर रहे हो। चलिए इस पे आते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करें तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में वेरी लॉन्ग का यही फायदा है, फिर से मैं बता दूं, फॉर वेरी लॉन्ग सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, परपेंडिकुलर टू सिलेंडर होगी।
ठीक है, यही फायदा उठाएंगे हम। तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस, अब ये तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि जब लाइंस जो है सिलेंडर से परपेंडिकुलर होगी तो हमारी जो गॉसियन सरफेस है ना, वो गॉसियन सरफेस जो है क्या होगा, आपका एक सिलेंड्रिकल हम ले सकते हैं। तो अब हम इनसाइड की बात करते हैं, और यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो यहां पे रो के बारे में बता दूं, रो इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और यहां पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज, हर वर्ड का मीनिंग है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज का क्या मतलब है भाई? यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि रो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। याद आ रहा है तुम लोगों को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इंटीग्रेट करके, तो मैंने रो भी वेरी कराया था। तो यहां पे रो कांस्टेंट रहेगा, तभी आप बोलोगे ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका और मतलब क्या है समझिए, कि अगर मैं बोलूं कि इसमें टोटल चार्ज क्यू है, तो आप ये लिख सकते हो, और इसका रेडियस अगर आर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके पास पूरी हाइट अगर आप एच ले लो, तो आप ये बोल सकते हो कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, दैट इज आवर रो, जो कि कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आपके पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो रो है, वो अपना क्या है, कांस्टेंट है। यहां तक सब लोग समझ गए? चलिए अब सॉल्विंग पे आते हैं। तो हमें पता है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसकी फील्ड लाइंस जो है कैसी होंगी, फील्ड लाइंस हमारी इसकी रेडियली मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, और जब एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी फील्ड लाइंस, तो ऐसे जाएंगी जैसे आपने इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए किया था। ठीक है, तो अब बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, शायद सभी बच्चे समझ गए कि यहां जो मैं गॉसियन सरफेस अगर अंदर लूंगा चाहे बाहर लूंगा, वो सिलेंड्रिकल ही लूंगा। तो कुछ ऐसा लूंगा, देखो मुझे मान लो इनसाइड पहले निकालना है, तो मैं इनसाइड में एक ऐसे सिलेंडर बनाऊंगा, है ना, और कितने रेडियस का, आर रेडियस का। और यहां पे आपको पता है कि फ्लैट पार्ट से, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, फ्लैट पार्ट से तो जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही जा रही हैं, तो एरिया वेक्टर केवल कहां से होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मानते हो कि नहीं? तो एरिया वेक्टर ये डीएस वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और इन दोनों के लिए तो जीरो हो जाएंगे। अब आप लोगों को बार बार समझाने की शायद जरूरत नहीं है, सभी बच्चे समझ गए। तो इनसाइड का केस लेते हैं पहले, आर लेस देन आर। हाँ, ये जो हमने सिलेंडर बनाया है ये स्मॉल एल लेंथ का है। चलिए बताइए, फिर सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, है ना, यहां पे क्या बोल सकते हैं, E इज पैरेलल टू ds फॉर कर्व पार्ट, और फ्लैट पार्ट से तो होगा ही नहीं। फॉर कर्व पार्ट बोलो तो क्या लिखोगे यहां पे, E इंटू सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, गॉस लॉ लगा रहा हूं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ds है इसमें तीनों हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों हैं, बट अब मैं वो ब्रेक करके बार बार नहीं दिखा रहा हूं, इसके वजह से जीरो होगा, ये जो फ्लैट पार्ट है इसके वजह से, और इसके वजह से केवल कर्व पार्ट के वजह से होगा। और कर्व पार्ट का सरफेस इंटीग्रल कितना होगा, 2 पाई आर एल। अब तो समझ गए सभी लोग, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है कितने रेडियस का लिया है, स्मॉल आर का, तो ये कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर एल इक्वल टू क्यू इंक्लोज। व्हाट इज योर क्यू इंक्लोज, क्यू इंक्लोज अब ध्यान से सुनो, वहां सिग्मा था तो तुमने चार्ज इंटू सरफेस एरिया किया था, भाई मुझे सिग्मा पता था और मुझे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब आप क्या कर सकते हो, तुम्हें वॉल्यूम में है तो क्या लिखोगे, रो। ये देखो, अब ये कांस्टेंट होने का फायदा उठा रहे हो, रो को कांस्टेंट होने का फायदा उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि रो कांस्टेंट है तो रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
अब मुझे कितने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए? गॉसियन सरफेस, ये छोटा सिलेंडर है, दिस स्मॉल सिलेंडर इज आवर गॉसियन सरफेस, बोलो। तो मुझे केवल इतने सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस बना है, इतने सिलेंडर में कितना चार्ज है? तो क्या लिखोगे? रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल, मानते हो कि नहीं? रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाएगा चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो। तो यहां से आपके पास ई मिल जाएगा इनसाइड एज ए फंक्शन ऑफ आर। क्या मिल रहा है? 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, इधर रो आएगा, इधर आर आएगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिला बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो। मैंने बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मैं बॉक्स में करूंगा, वो आप एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? आपके पास क्वेश्चंस आएगा इस पे, तो आप क्या पहले फॉर्मूला डराइव करोगे? रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? ई जो होगा वो रेडियल वेक्टर, जिधर आर है उधर ही तो रेडियल डायरेक्शन में ई है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म, ठीक है? तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है और ये इनसाइड की कहानी है, सिलेंडर के इनसाइड के। लेकिन ये सिलेंडर कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, ध्यान रखिएगा। और यूनिफॉर्मली चार्ज का फायदा उठाया गया है क्या? कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मुझे रो को, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड, कि मुझे जितने वॉल्यूम से निकालना था उतने वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हमें ये टोटल चार्ज इंक्लोज मिल गया, ये वाला। ये सभी बच्चों को क्लियर है इनसाइड का? अब इसी तरीके से अगर आप आउटसाइड की बात करते हो तो आउटसाइड में आप क्या करोगे? गॉसियन सरफेस बनाओगे। और कैसा बनाओगे? बाहर, मान लो आप यहां पे बनाओगे कहीं पे, मैं इधर बना दे रहा हूं इसी में, देखिए ये गॉसियन सरफेस बनेगा भाई फॉर आउटसाइड, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। है ना? तो फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए आप क्या बोल सकते हो? फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए, फॉर आर ठीक है, ये इनसाइड का हो गया। अब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं। फॉर आर ग्रेटर देन आर, दैट इज आउटसाइड, कोई चेंज ज्यादा नहीं होगा। आपको पता है कि यहां पे भी ये ds जो ले रहे हो, यहां पे कोई अगर ds लोगे तो ये ds वेक्टर और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कर्व पार्ट से, इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस के कर्व पार्ट से क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और फ्लैट पार्ट से जीरो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमारी सिलेंडर के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिख सकते हो एक्सटर्नल के लिए? बताओ फिर से, E इंटू यहां पे वही होगा 2 पाई R, ये तो वही रहेगा। R जो है हमारा, अब R बढ़कर कितना हो गया है? ये R है, विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। एक बार R इज लेस देन स्मॉल r है और एक बार R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये तो E इंटू 2 पाई R ही होगा। चलो बता दो Q इंक्लोज क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ Q इंक्लोज क्या लिखोगे? अब यहां पर जो Q इंक्लोज होगा वो कितने रेडियस का होगा? जो अभी अभी किया तुमने, कैपिटल R रेडियस के वॉल्यूम का केवल चार्ज इंक्लोज लिया जाएगा, और इसका लेंथ भी मैं L ले रहा हूं। ये लेंथ मान लो इसका कितना है? L है, ठीक है, या H है, जो भी मोल लो। तो यहां क्या लिखा जाएगा? रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर L। ये समझ गए? गॉसियन सरफेस तो बाहर, कैपिटल R से बाहर चले जाओगे तो वो पूरा खाली है ना, वहां तो कोई सिलेंडर नहीं है। तो वहां पर आपके पास जब कोई सिलेंडर, कोई भी मतलब मेन सिलेंडर नहीं है, उसका चार्ज केवल सिलेंडर तक ही है ना। चार्ज कहां तक है? आपके सिलेंडर तक। और गॉसियन सरफेस जो है आपका कैपिटल R तक है, जो स्मॉल r तक है, जो कैपिटल R से बड़ा है, ठीक। तो आपका जो चार्ज इंक्लोज होगा वो केवल कैपिटल R वाले वॉल्यूम का लिखा जाएगा। तो कितना लिखोगे? रो इंटू पाई R स्क्वायर L, पाई R स्क्वायर H उसका वॉल्यूम होता है, इंटू एप्सिलॉन नॉट।
तो जब आप यहां से ई आउटसाइड की बात करोगे तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिलता है, रो एक आर रहेगा, है ना, तो रो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 2 पाई आर एल छोड़ दिया है, कर्व सरफेस एरिया है ना, तो इसमें हमें 2 पाई आर एल लिखना होगा। तो E इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, तो L से L कैंसिल हुआ, बाकी 2 पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, तो क्या मिला, रो आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये स्मॉल आर नीचे आ जाएगा। बोलो, तो ये अपना होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आउटसाइड, ये फॉर्मूला आपको मिलता है फॉर आउटसाइड। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर होगा, बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं। तो फॉर आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला है रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। लेंथ में डिफरेंट नहीं होगा, लेंथ में डिफरेंस क्यों होगा, आपने, हाँ ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो ना कि ये छोटे वाले का भी लेंथ एल है, इसका भी बड़ा है, आप उसको अलग डायग्राम मानिए, ठीक है। चलिए, मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एल डैश कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आपका एल डैश हो जाएगा, यहां एल डैश हो जाएगा, वो तो कट ही जाना है, ठीक है। चलिए, मैंने एल डैश कर दिया, ठीक है। मैंने एक ही में वो दोनों डायग्राम बना दिया था, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो भी सेम दिखाया गया है, वो तो कट जाना है, ठीक है। तो आपके पास ये एल डैश ही ले लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये फॉर्मूला सीखा कि रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बाहर के लिए क्या आ रहा है, रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये बाहर के लिए कैसा बिहेव करेगा, वो चीज ये फॉर्मूला से आप देख सकते हो कि यहां पर जब आप एक्सिस से आगे बढ़ोगे तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हैं आप, इनसाइड जो कहानी है वो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब तो कांस्टेंट पड़ा हुआ है। जबकि आउटसाइड के लिए, दिस इज फॉर आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए आप देख रहे हैं कि ई जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्या हम लोग जो है, क्या हम लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए तैयार हैं, है ना, इसका हम पूरा जो है अब क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, सरफेस पे क्या होगा बताओ, ये सब जैसे जेई मेंस की मैं बात बोलूं तो जेई मेंस में ये सब रिजल्ट और ग्राफ डायरेक्ट पूछे गए हैं, आप देखिएगा, और जेई एडवांस में इसके अप्रोच पे क्वेश्चन होगा, कैसा होगा भी बताता हूं। तो ये ई सरफेस क्या होगा, वहां पे आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो आप कहीं भी पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए या यहां, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फॉर सरफेस, ये सरफेस के लिए होगा, दिस इज फॉर सरफेस, ये सरफेस के लिए होगा, क्लियर है। तो अब आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ क्या होगा, E versus R graph for uniformly charged नॉन कंडक्टिंग, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज तो था बट नॉन कंडक्टिंग था, तभी तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज था, नहीं तो सरफेस पे आ जाता। नॉन कंडक्टिंग वेरी लॉन्ग सिलेंडर, ये हर वर्ड का बड़ा मीनिंग है, लॉन्ग सिलेंडर, मानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ई जो आपका यहां पर है फॉर ए लॉन्ग सिलेंडर, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग, चलिए बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ, ये आपके पास ई होगा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे आर, ठीक है। तो ये अपना ई है और ये आर है। क्या देखा था आपने, ई इनसाइड क्या देखा था, इट इज रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई आउटसाइड क्या देखा था, इट इज रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, आई थिंक यही था,
देखिए रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये था रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, हाँ यही था। तो रो आर स्क्वायर अपॉन रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और ये तो इसको देखकर आप इजीली जो है ग्राफ ट्रेस कर सकते हो इसका, है ना। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बताओ। इन साइड में y इक्वल टू एम एक्स लाइन है, दिख रहा है, y है तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पे आ जाएंगे सरफेस पे, और सरफेस पे आने के बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये r इक्वल टू कैपिटल R होगा। उस समय सरफेस पे होंगे हम लोग, और जब हम सरफेस पे होंगे तो सरफेस पे आपको क्या दिखेगा, ई सरफेस कितना होगा वो आप निकाल चुके हो, यहां या यहां कहीं भी रख दीजिए, रो कैपिटल R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरीके से बढ़ेगी, और उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, दिख रहा है, ये सब तो कांस्टेंट है, तो कुछ एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप की चीज हो रही है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर के लिए ग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बच्चों ने गेस कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना ग्राफ हो जाएगा इसके लिए। अच्छा ये देख पा रहे हो तुम लोग कि इसमें मैक्सिमम कहां जाएगा, सरफेस पे, हाँ बिल्कुल, ऐसा ग्राफ आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल, और ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा इसके लिए, क्लियर है सभी को। तो आज हम लोग ने एप्लीकेशंस में ये किया, अभी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो कल भी हम एप्लीकेशन, कल मतलब मंडे को भी हम एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे, हार्डली एक लेक्चर शायद या 2 लेक्चर और लग सकता है, तो अपना गॉस लॉ खत्म हो जाएगा। अब आप लोग जो है जल्दी से जल्दी अभी तक की जो डीपीपी है उसको निपटा दीजिए, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि मंडे को, ठीक है, मैं सीट के क्वेश्चंस जो है टिक कराऊंगा, ठीक है, मंडे को मैं सीट के क्वेश्चंस टिक कराऊंगा कि अब आप कौन कौन से क्वेश्चन सीट पे कर सकते हैं। सरफेस वाला कैसे आया, देखो सरफेस पे r इक्वल टू आर है, तो यहां पर r इक्वल टू आर रख दो, या यहां पे r इक्वल टू आर रख दो, आपको सरफेस का मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा, यहां पे r इक्वल टू आर रखो तो यही तो मिलेगा, या यहां रख दो, तो यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, एक R कट जाएगा, तो सेम चीज मिलेगी, चाहे आप इनसाइड वाले से चाहे आउटसाइड वाले रिजल्ट में स्मॉल r को कैपिटल R रख दीजिए, आपको सरफेस का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर आज संडे मिल रहा है, जितना भी पढ़े हो सब बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। क्या है सर, एक बात बताइए, जब एक्सटर्नल फील्ड फ्लक्स 0 होता है तो हमने फ्लक्स में एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इन ए क्यूब वाला, क्या क्या लिख रहे हो भाई, नहीं समझ में आ रहा भाई, इतना बड़ा कमेंट, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर मंडे को, बने रहिए आप लोग।